Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends, students, and listeners. Today we are going to discuss यूक्रेन-रशियन कॉन्फ्लिक्ट. ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन और रशिया के दरमियान, इसकी रीज़न क्या है और इस कॉन्फ्लिक्ट का प्रेजेंट स्टेटस क्या है. जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, नेटो अलायंस है और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वो इस कॉन्फ्लिक्ट में किस तरह से एक एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं. तो हम 5 डिफरेंट पॉइंट्स अंडरस्टैंड करेंगे सो दैट हम यूक्रेनियन रशियन कॉन्फ्लिक्ट को अंडरस्टैंड कर सकें. नंबर 1, वाई इज़ देयर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन. रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है. सेकंड, व्हाट डज रशिया वांट. रूस इस कॉन्फ्लिक्ट की यानी रूस की डिमांड क्या है, इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे रीज़न क्या है. एंड थर्ड, विल यूक्रेन ज्वाइन नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक कलेक्टिव मिलिट्री अलायंस कोल्ड वार पीरियड में बना था. उस वक्त आपको पता है कि जो वर्ल्ड स्ट्रक्चर था वो बाइपोलर था. तो जो वेस्टर्न ब्लॉक था जिसको यूएसए लीड कर रहा था, उस वक्त ये नेटो अलायंस बना था. जो वारसा पैक्ट था ये भी एक कलेक्टिव मिलिट्री अलायंस था, लेकिन यूएसएसआर के दिसंबर 1991 में कोलैप्स कर जाने के बाद वारसा पैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट. लेकिन जो नेटो है ये स्टिल एक ऑपरेशनल मिलिट्री अलायंस है. अगर आप अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान के अंदर भी नेटो फोर्सेस काम करती रहीं, नेटो फोर्सेस ऑपरेट करती रहीं. तो क्या जो यूक्रेन है वो नेटो को ज्वाइन कर लेगा. विल देयर बी ऑल आउट वार. ऑल आउट वार क्या है कि रेगुलर वार, टोटल वार, यानी जितने भी ऑप्शंस और जितने भी वेपन्स आपके पास पड़े हुए हैं उन सबको यूज़ किया जाना. तो क्या ऐसी एक वार होगी रशिया और यूक्रेन के दरमियान. व्हाट हैपन्स इफ़ रशिया इन्वेड्स यूक्रेन. अगर रशिया यूक्रेन पर हमला कर देता है तो क्या होगा. तो इन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे सो दैट यू वुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ्लिक्ट इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर. तो चलते हैं. सबसे पहले आप ये मैप देखिए. ये रशिया है और रशिया के ईस्टर्न साइड पे आपको यूक्रेन नज़र आ रहा है. यहाँ पर बल्कि 3 ऐसे रीजन्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ये जो 2 रीजन्स आपको नज़र आ रहे हैं, लुहांस्क और दूसरा जो रीजन है वो है डोनेस्क. इधर देखें लिखा हुआ है सेपरेटिस्ट हेल्ड एरियाज ऑफ डोनेस्क एंड लुहांस्क. ये यूक्रेन के रीजन्स हैं, लेकिन जो सेपरेटिस्ट्स हैं अब यहाँ पर इनकी हुकूमत है. यूक्रेनियन गवर्नमेंट यहाँ पर रूल नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पर कौन रूल कर रहा है, सेपरेटिस्ट्स रूल कर रहे हैं. और ये रीजन्स रशिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं. फिर आप इस रीजन पे आ जाइए. ये है क्राइमिया. क्राइमिया जो रीजन है इसके इर्द गिर्द ये जो वाटर एंटिटी आपको नज़र आ रही है ये ब्लैक सी है. तो क्राइमिया को एक्चुअली हमने टारगेट करना है, इसको फोकस करना है इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए. दिस इज़ द यूक्रेन. और ये जो 2 रीजन्स हैं लुहांस्क और डोनेस्क, ये सेपरेटिस्ट्स हेल्ड एरियाज़ हैं और ये लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं रशिया के साथ. इसी तरह से अगर आप देखें क्राइमिया को, तो जो क्राइमिया है इसके और ये देखें रशिया के दरमियान बिल्कुल थोड़ा सा डिस्टेंस है और ये बहुत ही ईजीली यहाँ से जो रशिया है वो क्राइमिया में एंटर हो सकता है. और ये जो वाटर एंटिटी है ये क्या है, ये ब्लैक सी है, क्योंकि ब्लैक सी को आगे जाके हमने अंडरस्टैंड करना है कि ब्लैक सी की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है. तो ये लोकेशन और ये मैप आपने जहन में रखना है. नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट एट अ ग्लांस. द थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लूम्स इन ईस्टर्न यूरोप with more than 1 lakh Russian troops amassed along the border with Ukraine. Russia denies it has any plans to invade. रशिया इस बात से इनकार करता है कि उसका कोई प्लान है यूक्रेन को इन्वेड करने का. ये कीव है यूक्रेन का कैपिटल सिटी और ये क्राइमिया है. ये 2 वो रीजन्स हैं जिनको सेपरेटिस्ट्स
इस वक्त रन कर रहे हैं, और ये डिफरेंट जो रीजन्स हैं यहाँ पर रशियन ट्रूप्स डिप्लॉय किए गए हैं। अब यहाँ पर जो क्राइमिया है, यहाँ पे लिखा हुआ अनेक्स्ड बाय रशिया फ्रॉम यूक्रेन इन 2014, के यूक्रेन से ये इलाका ताकत के बलबूते पर छीन लिया गया 2014 में। और किसने छीना? रशिया ने छीना। लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव है, ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है। अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक रेफरेंडम हुआ था, और उस रेफरेंडम में जो क्राइमिया है उसके लोगों ने ये कहा था कि हम अपनी अनेक्सेशन चाहते हैं, हम ज्वाइन करना चाहते हैं रशिया को। तो इस वजह से ये इलाका जो है ये रशिया के पास है। और दूसरा ये भी याद रखिए कि इनका जो कल्चर है वो रशियन कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि यूएसएसआर रिपब्लिक्स, यानी रशिया एंड यूक्रेन वर पार्ट ऑफ द 15 सोवियत रिपब्लिक्स दैट मेड अप द यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये 15 रिपब्लिक्स के नाम लिखे हुए हैं कि उन्होंने कब कब यूएसएसआर को छोड़ा, और इस तरह से अल्टीमेटली दिसंबर 1991 में यूएसएसआर फुली कोलैप्स कर गया। सबसे पहले लिथुआनिया ने मार्च 1990 में यूएसएसआर को से ब्रेकअप कर लिया, इंडिपेंडेंस हासिल की। उसके बाद मई में लैटविया और एस्टोनिया ने, अप्रैल में जॉर्जिया ने, अगस्त 1991 में यूक्रेन, मोल्डोवा, अजरबैजान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सितंबर 1991 में तजाकिस्तान, आर्मेनिया, अक्टूबर 1991 में तुर्कमेनिस्तान, एंड दिसंबर 1991 में बेलारूस, रशिया एंड कजाकिस्तान। तो इसलिए ये जो MCQ है कि व्हेन यूएसएसआर वाज फॉर्मली कोलैप्स्ड, तो इसका करेक्ट आंसर आपने याद रखना है दिसंबर 1991। अब ये जो रीजन है यहाँ पर इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स और भी मौजूद हैं। एक तो रशिया और यूक्रेन के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है। पिछले दिनों आपने देखा कि अजरबैजान और आर्मेनिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट था। इसके अलावा आर्मेनिया और टर्की के दरमियान भी कॉन्फ्लिक्ट है, उनको भी हम स्टडी करेंगे। ये मैप आपको नज़र आ रहा है। तो जितनी भी फार्मर यूएसएस रिपब्लिक्स थी 14, तो ये सारी की सारी आपको रशिया के, यानी जो करंट डे रशिया है उसके ईस्टर्न और सदर्न साइड पे नज़र आती हैं। ये जो नंबर है नंबर 5, यहाँ ये है यूक्रेन, और यूक्रेन का ये वाला जो इलाका है यहाँ पर हमने उन इलाकों की बात की थी जो कि इस वक्त सेपरेटिस्ट जिनको लीड कर रहे हैं। और ये जो बिल्कुल नीचे साउथ में नज़र आ रहा है ब्लैक सी में, ये क्राइमिया है जो कि 2014 ऑनवर्ड किसके पास है? रशिया के पास। तो मेरा ख्याल है कि ये जो लोकेशन है ये आपको समझ में आ गई है, इसको आपने याद रखना है। Russia and Ukraine were part of the 15 Soviet republics that made up the USSR. Following the collapse of the Soviet Union in 1991, Ukraine declared independence on August 24. 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। अब हम थोड़ी सी इनकी इकोनॉमी को डिस्कस कर लेते हैं, यूक्रेन और रशिया की। रशिया एंड यूक्रेन आर बोथ रिच इन ऑयल एंड गैस। दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये इनके पास तेल और गैस दोनों के बहुत ही ज़्यादा इनके पास ज़खायर हैं। रशिया हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्रूवन गैस रिजर्व्स एट 48,938 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। सबसे ज़्यादा जो गैस रिजर्व्स हैं वो किसके पास हैं दुनिया में? रशिया के पास। इसी वजह से आगे जाके हमने जो एक न्यू पाइपलाइन है उसको डिस्कस करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो पाइपलाइन क्यों बनाई गई है, वो अभी कंप्लीट हो गई है सितंबर 2021 में। More than 70% of the country's gas reserves are held by Gazprom, a state-owned energy giant. Gazprom क्या है? ये स्टेट ओन्ड एनर्जी यू में से एक, जैसे पाकिस्तान में PSO है, इसी तरह से ये स्टेट ओन्ड एनर्जी जाइंट है गैज़प्रोम। रशिया सप्लाइज अबाउट 1/3 ऑफ यूरोप्स नेचुरल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पता है कि पूरे यूरोप में तकरीबन ज़्यादातर जो मौसम है वो ठंडा रहता है, और सर्दियों में ख़ास तौर पर वहाँ पर गैस की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है। और जो 1/3 गैस है यूरोप को वो कहाँ से मिल रही है? वो रशिया सप्लाई करता है। और अगर रशिया के ऊपर सैंक्शंस इम्पोज कर दी जाती हैं ड्यू टू एनी कॉन्फ्लिक्ट, या हम अगर जो यूक्रेनियन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं उसकी वजह से, तो ये जो सप्लाई है
गैस की जो कि रशिया यूरोप को दे रहा है, ये डिसरप्ट हो सकती है। और इसके डिसरप्शन की वजह से क्या हो सकता है कि यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस आ सकते हैं। द ओपनिंग ऑफ गैसप्रॉम्स नॉर्ड स्ट्रीम 2, अब ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक गैस पाइपलाइन है, ये कंप्लीट हो चुकी है, बट स्टिल इट इज़ नॉट फंक्शनल, क्योंकि इसके कुछ टेक्निकल टेस्ट्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी होनी है। लेकिन जब ये फंक्शनल और ऑपरेशनल हो जाएगी नॉर्ड स्ट्रीम 2, तो उससे क्या होगा, रशिया को क्या फ़ायदा मिलेगा? An $11 billion gas pipeline across the Baltic Sea would bypass Ukraine and deprive it of some $2 billion, यानी $2 बिलियन जो कि ट्रांजिट फी के तौर पे रशिया यूक्रेन को दे रहा है, वो अब वो नहीं देगा अगर ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो पाइपलाइन है ये ऑपरेशनल हो जाती है। एक यहाँ पर याद रखेंगे ये चीज़, यानी गैस पाइपलाइन ये कहाँ से जाएगी, ये रशिया से बाल्टिक सी से होती हुई सीधी कहाँ जाएगी, जर्मनी में। और इस तरह से जो रशिया की कनेक्टिविटी है पूरे यूरोप के साथ, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो जाएगी। कंजम्पशन जो फ्यूल है, यानी आप ये कह लें कि जो कास्ट है गैस को एक्सपोर्ट करने की यूरोप की तरफ, वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। और जो ट्रांजिट फ़ी पे करनी पड़ती है रशिया को, वो भी पे नहीं करनी पड़ेगी। रशिया आल्सो हैज़ सम ऑफ द लार्जेस्ट प्रूवन ऑयल रिजर्व्स एट 80 बिलियन बैरल्स आर 5% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ऑयल रिजर्व्स, यानी दुनिया का 5% जो ऑयल है वो रशिया में है, और सबसे ज़्यादा जो गैस है वो रशिया में है। और यूरोप को सब जो 1/3 गैस है वो रशिया प्रोवाइड कर रहा है। और नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, ये आगे मैं इसका मैप आपको दिखाने की कोशिश करूँगी कि ये रशिया से निकलती हुई बाल्टिक सी से होती हुई सीधी ये जर्मनी चली जाएगी, ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 है। Ukraine too has a sizable reserve of oil and gas at 395 million barrels and 349 billion cubic meters, respectively. The country sits at the crossroads between the West and Russia and plays a key role in delivering Russian gas to European markets. यूक्रेन की इम्पोर्टेंस यहाँ पर आपको पता चल रही है, और आपको याद भी रखनी है कि इट प्लेज अ की रोल इन डिलीवरिंग रशियन गैस टू यूरोपियन मार्केट्स। और तकरीबन कितनी ट्रांजिट फ़ी इस वक्त मिल रही है यूक्रेन को, $2 बिलियन। वेस्टर्न पावर्स हैव इम्पोज सैंक्शंस इन रशिया सिंस 2014, और इसी वजह से कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो G8 कंट्रीज़ थे उनमें से रशिया ने 2017 में अपनी फॉर्मल विदड्रॉल अनाउंस कर दी थी, और इस वजह से अब उनको वो दोबारा से G7 कंट्रीज़ ही कहलाए जाते हैं। जब से क्राइमिया की अनेक्सेशन हुई है, क्राइमिया ने ज्वाइन किया है रशिया को, तब से रशिया के ऊपर किसी न किसी तरह से सैंक्शंस, पाबंदियां लगाई जाती रही हैं। The threat of fresh sanctions if Russia attacks Ukraine is unlikely to affect the Kremlin's decisions. ये बात हो रही है मॉस्को की। Russia's bilateral trade with Ukraine has tanked from its peak of almost $50 billion in 2011 to $11 बिलियन इन 2019, यानी यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो बायलैटरल ट्रेड है उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अभी भी ये बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट कि जो फ्लो है वीट और ग्रेन का, वो भी डिसरप्ट हो सकता है। क्यों? बिकॉज यूक्रेन एंड रशिया आर बोथ मेजर ग्रेन एक्सपोर्टर्स। ये क्या करते हैं, वीट और ग्रेन एक्सपोर्ट करते हैं एंड यूज पोर्ट्स लोकेटेड इन द ब्लैक सी। और वो जो क्राइमिया के साथ आपको मैंने उस वक्त वाटर एंटिटी दिखाई थी ब्लैक सी, तो जो पोर्ट्स ब्लैक सी में हैं ये इन पोर्ट्स को यूज़ करते हैं अपने सारी ट्रेड के लिए। और अगर वो इलाका उस इलाके में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, वो एक वार जोन डिक्लेयर हो जाता है, तो ये जो सारी ट्रेड है वो डिसरप्ट हो जाएगी। और जब डिसरप्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली जो इम्पोर्टर्स हैं वो कोई अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, और जिसकी वजह से इनकी इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। पहले हमने ऑयल एंड गैस की बात की, उसके बाद वीट और ग्रेन की बात की। ब्लैक सी की क्या इम्पोर्टेंस है और क्राइमिया की क्या इम्पोर्टेंस है। क्राइमिया इस वक्त किसके साथ है? Russia has one of the most powerful militaries in the world and ranks among the top 5 defense spenders. रशिया की जो मिलिट्री है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो एडमिटेड है दुनिया की जो 5 बेस्ट
और पावरफुल आर्मीज़ हैं उसमें इसका शुमार होता है। In 2020, Russia spent 61.7 billion on its military, which accounted for 11.4% of government spending in, यानी तकरीबन 11.4% जो है वो टोटल स्पेंडिंग का वो किस पर स्पेंड किया जा रहा है, वो मिलिट्री पे, डिफेंस पे स्पेंड किया जा रहा है। अगर हम इसके अपोजिट यूक्रेन की बात करें तो वो तकरीबन 8.8% जो टोटल स्पेंडिंग है, टोटल स्पेंडिंग का जो 8.8% है वो मिलिट्री पे स्पेंड कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं कि ये जो इशू है, सारी जो मैंने एक आपको स्टोरी बैक स्टोरीज की सुना दी। अब हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वाई इज़ देयर अ कॉन्फ्लिक्ट, यूक्रेन और रशिया के दरमियान ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। यूक्रेन विच वॉज पार्ट ऑफ द रशियन एम्पायर फॉर सेंचुरीज बिफोर बिकमिंग ए सोवियत रिपब्लिक वन इंडिपेंडेंस, कब 24 अगस्त 1991 को इसने इंडिपेंडेंस हासिल की। As the USSR broke in 1991, it moved to shed its Russian imperial legacy and forge increasingly close ties with the West. तो वेस्ट के साथ इसके जो ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात कायम हो गए रशिया की बजाय। हालांकि रशिया के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसकी नेबरिंग स्टेट है, लेकिन रशिया की बजाय इसके ज़्यादा जो यू में से फ्रेंडली रिलेशंस किसके साथ थे, वेस्ट के साथ। A decision by Kremlin leaning Ukrainian President Viktor, यानी एक प्रेसिडेंट गुजरा है यूक्रेन का, और उसके जो यू में से कि उसकी जो लीनिंग थी यानी उसकी जो टेंडेंसी थी, जो उसका झुकाव था, वो रशिया की तरफ था। तो उसने एक एग्रीमेंट साइन करने से इनकार कर दिया विद द यूरोपियन यूनियन इन फेवर ऑफ क्लोजर टाइज विद मॉस्को। तो जो पब्लिक थी यूक्रेन की, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, और उस प्रोटेस्ट के नतीजे में उस प्रेसिडेंट को 2014 में रिमूव कर दिया गया। Ukraine and West accused Russia of sending its troops and weapons to back the rebels। वो दो इलाके जिनकी अभी हमने बात की थी कि जो यूक्रेनियन रीजन्स हैं, लेकिन राइट नो दे आर बीइंग गवर्न्ड बाय द सेपरेटिस्ट्स एंड रेबल्स। जबकि मॉस्को का क्या कहना है कि सेइंग द रशियंस हु जॉइंड द सेपरेटिस्ट्स वर वॉलंटियर्स, के रशिया के उसमें फॉर्मल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। For its part, Moscow has strongly criticized the US and its NATO allies for providing Ukraine with weapons and holding joint drills। रशिया का क्या कहना है कि यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है यूएस और नेटो, और उनका ये कहना है कि यूक्रेन जो है ये वेपन्स किसके अगेंस्ट यूज़ करेगा, रशिया के अगेंस्ट। और वो कहते हैं कि सच मूव्स एनकरेज यूक्रेनियन हॉक्स टू ट्राई टू रीगेन द रेबल हेल्ड एरियाज बाय फोर्स। पीछे जो हमने दो इलाकों की बात की थी कि जो यूक्रेन है वो इन दोनों इलाकों को वापस लेने की कोशिश करेगा बाय फोर्स। Furthermore, Russian President Vladimir Putin has repeatedly said Ukraine's aspirations to join NATO, यानी अगर जो यूक्रेन है वो नेटो को ज्वाइन करता है तो ये एक रेड लाइन होगी। रेड लाइन का मतलब क्या है कि फिर उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो ज़्यादा सवियर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेता है, उसका एक मेंबर कंट्री बन जाता है, उसका एक फॉर्मल मेंबर बन जाता है, तो जो नेटो फोर्सेस या नेटो ट्रूप्स की यूक्रेन के अंदर डिप्लॉयमेंट है वो जस्टिफाइड हो जाएगी। और इसका मतलब ये है कि उसका जो इमीडिएट थ्रेट है वो किसको होगा, वो रशिया को होगा, यानी रशिया के लिए वो एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू बनेगा। यहाँ पे इस स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं कि Putin has repeatedly said Ukraine's aspirations to join NATO are a red line and expressed concern about plans by some NATO members to set up military training centers in Ukraine। कि अगर जो नेटो मेंबर्स हैं वो यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करते हैं, तो उसने कहा कि दिस ही हैज सेड वुड गिव देम ए मिलिट्री फुट होल्ड इन द रीजन इवन विदाउट यूक्रेन ज्वाइनिंग नेटो। यानी अगर यूक्रेन जो है वो नेटो को ज्वाइन नहीं भी करता, लेकिन जो नेटो मेंबर्स हैं वो यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स कायम कर लेते हैं, तो ये भी रशिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी इशू बन जाएगा। ये तो हमने पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है रशिया के दरमियान और यूक्रेन के दरमियान। यहाँ पर आपने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को भी, गैस पाइपलाइन को भी याद रखना है। आपने जो क्राइमिया का सीन है और जो ब्लैक सी की इम्पोर्टेंस है वो भी याद रखनी है। इसके अलावा जो यूक्रेन नेटो को ज्वाइन करना चाहता है और जो नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनमें से कुछ का ये कहना है कि वो यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर कायम करेंगे, तो उस सारी की वजह से रशिया किस तरह से इनको अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट समझ रहा है।
What does Russia want? रशिया क्या चाहता है? In December, Putin said Russia was seeking guarantees that would exclude any further NATO moves eastward and the deployment of weapon systems that threaten us in close vicinity to Russian territory. हमने पीछे उसका मैप देखा कि उनका एक अच्छा खासा बड़ा जो बॉर्डर है यूक्रेन का वो रशिया के साथ है, तो वो कहते हैं कि अगर ये अपने ईस्टर्न बॉर्डर पे जो नेटो ट्रूप्स हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होती है, वहाँ पर मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स बनते हैं, तो ये क्या है, इट विल बी अ थ्रेट फॉर रशिया। सो उनका क्या कहना है कि यूक्रेन ना तो नेटो को ज्वाइन करे और ना ही यूक्रेन अपने लैंड यूज़ करने देगा नेटो ट्रूप्स की मिलिट्री ट्रेनिंग्स के लिए, यानी उनके ट्रेनिंग सेंटर्स बनने के लिए। Putin offered the West an opportunity to engage in substantive talks on the issue, adding that Moscow would need not just verbal assurances but legal guarantees. नेटो ज्वाइन नहीं करेगा और यूक्रेन नेटो को ज्वाइन नहीं करेगा और जो नेटो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो यूक्रेन के अंदर मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं बनाएंगे। इन सारे के लिए वो कहते हैं कि हमें सिर्फ ज़ुबानी यकीन दिखानी काफ़ी नहीं है, बल्कि कोई लीगल एग्रीमेंट इसके ऊपर साइन होना चाहिए। Ukraine's admission to the alliance would require the unanimous approval of the 30 states that make up the body. आपको मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि इसमें जो 2 स्टेट्स हैं वो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हैं, कनाडा और यूएस इसकी लीडिंग स्टेट है, इसको लीड कर रहा है। 27 इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और एक इसमें यूरेशियन यानी टर्की को यूरेशियन कंट्री कहा जाएगा। तो इस तरह से ये जो अलायंस है ये इस वक्त 30 स्टेट्स का अलायंस है। अगर यूक्रेन इसको ज्वाइन करता है तो वो 31वां मेंबर होगा। नेटो टू विदड्रॉ फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप, यानी नेटो को ईस्टर्न यूरोप से विदड्रॉ किया जाए। विल यूक्रेन ज्वाइन नेटो, ये तीसरा क्वेश्चन है कि क्या यूक्रेन नेटो को ज्वाइन कर लेगा। यूक्रेन इज़ नॉट अ नेटो मेंबर राइट नाउ, लेकिन ये इसको ज्वाइन करना चाहता है। Analysts, however, say that NATO allies, the United States chief among them, are reluctant to expand their military footprint in the region and further jeopardize their relations with Moscow. लेकिन while US Secretary of State Anthony Blinken has voiced support for Ukraine's membership in NATO, कि अमेरिका क्या चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नेटो की मेंबरशिप को ज्वाइन कर ले। आगे जाके हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है कि अमेरिका क्यों यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने पर तुला हुआ है, क्यों इतना ज़्यादा वो एंथुजियास्टिक है कि इसको ज्वाइन कर ले। और एक छोटा सा मुल्क है, अगर हम अमेरिका के या रशिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें यूक्रेन, तो ये सारा इसके ऊपर इतनी चीज़ें फोकस क्यों हो रही हैं, यूक्रेन की इतनी अहमियत क्यों बढ़ गई है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ बीन मोर एम्बिगुअस ऑन द क्वेश्चन, यानी उसका जो स्टेटमेंट है वो अभी उस तरह से क्लियर नहीं आया। विल देयर बी ऑल आउट वार, यानी क्या एक रेगुलर वार हो सकती है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। तो याद रखिए कि 21st सेंचुरी में ऑल आउट वार अब पॉसिबल नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि एक रेगुलर वार होगी यूक्रेन और रशिया के दरमियान। The West is accusing Russia, which has massed 1 lakh troops on the Ukrainian border, of preparing to invade its pro-Western neighbor. Pro-Western neighbor कौन है? Ukraine. Biden claims total unanimity on how to deal with Russia. The Pentagon has put 8,500 US troops on standby for an Eastern European deployment. And NATO said it was sending ships and jets to bolster the region's defense. यानी यूएस का क्या कहना है कि हमने 8500 यूएस ट्रूप्स हैं उनको स्टैंड बाय पे रखा हुआ है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको फ़ौरन डिप्लॉय कर देंगे और जो प्रो वेस्टर्न नेबर है यूक्रेन उसको सपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट पुतिन स्पोक्समैन Dmitry Peskov said these actions only added to an already tense atmosphere. The United States is escalating tensions. He told reporters, "We are watching these US actions with great concern." Russia denies it has any plan to invade Ukraine and accuses the West of aggravating the situation. कि जो वेस्ट है वो इस सारे सिचुएशन को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है। इन एक्चुअल रशिया का क्या कहना है कि हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि हम यूक्रेन को इन्वेड करें। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन्स इफ रशिया इन्वेड्स यूक्रेन, क्या होगा अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर लेता है। तो वेस्टर्न नेशंस हैव थ्रोन देयर सपोर्ट बिहाइंड यूक्रेन, but some responses have been tougher than others.
द यूएस एंड यूके हैव सप्लाइड वेपन्स, यूएस और यूके इन्होंने तो वेपन्स भी सप्लाई किए हैं, लेकिन जर्मनी ने वेरी फर्स्ट टाइम एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है और ये कहा है कि जर्मनी सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, लेकिन कोई भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स ट्रांसफ़र नहीं करेगा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हम जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की गैस पाइपलाइन की बात कर रहे थे, वो बाल्टिक सी से होती हुई जर्मनी के साथ जाके मिल रही है। तो ये जो एक यूँ में से कि एक डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स है, ये डाइवर्जेंट रिस्पॉन्स भी को सामने रखते हुए हम ये बात कह सकते हैं कि कोई उस तरह के सैंक्शंस वगैरह भी इम्पोज किया जाना पॉसिबल नहीं है। There has also been much talk of the sanctions aimed at punishing Moscow. Publicly, the US and European allies have promised to hit Russia financially like never before if Putin does roll his military into Ukraine. Leaders have given few details, arguing it is best to keep Putin guessing. But Washington and London have spoken of personal measures targeting the Russian president. अब यहाँ पर ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि उस तरह से इसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई जा सकती रशिया के ऊपर, और अगर सैंक्शंस लगाए भी जाएँ ये तो वो इतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं होंगी। अब यहाँ पर हम ये चीज़ एज अ स्टूडेंट ऑफ IR एंड पॉलिटिकल साइंस में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि इस सारी कॉन्फ्लिक्ट के पीछे जो नेटो का रोल है और जो वेस्ट की इतनी एंथ्यूसिज्म है वो क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं। तो देखिए, अगर ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है ये ऑपरेशनल हो जाती है तो रशिया की जो कनेक्टिविटी है यूरोप के साथ वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और जब रशिया की कनेक्टिविटी यूरोप के साथ स्ट्रांग हो जाएगी तो शायद जो यूएस है वो ये फील कर रहा है कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है यूरोपियन यूनियन के लिए वो कम हो जाएगी। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है। दूसरी बात ये है कि बार बार इन्वेड का वर्ड वेस्ट की तरफ से क्यों सामने आ रहा है। तो अगर आप इसको देखें कि इस वक्त जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसमें प्रेपोगेंडा, प्रोजेक्शन और स्टेट ब्रांडिंग ये सारी चीज़ें भी बहुत कॉमन हैं, तो समहाउ जो रशिया है उसको डीफेम करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप नॉर्ड स्ट्रीम 2 को देखें तो जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 को ऑपरेशनल होने से रोकने के लिए ये सारी एफ़र्ट्स हो रही हैं, क्योंकि अगर नॉर्ड स्ट्रीम 2 ऑपरेशनल हो जाती है तो जैसे मैंने आपको बताया तो फिर यूरोप के साथ जो रशिया की कनेक्टिविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और उस सूरत में अगर इनके दरमियान कोई अलायंस बन जाता है तो शायद वो एक पोटेंशियल थ्रेट भी साबित हो सकता है वेस्ट के लिए, यूएस के लिए, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी सिग्निफिकेंस है वो भी कम हो सकती है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस सारे कॉन्फ्लिक्ट की कितनी अच्छे से समझ आई है। और अब आप अगर न्यूज़ देखते हैं या आप न्यूज़पेपर में या आप फेसबुक पे या किसी भी जगह पर अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को बारे में पढ़ते हैं या कुछ सुनते हैं तो क्या अब आप ज़्यादा बेहतर पोजीशन में हैं कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें, उस पर क्वेश्चंस कर सकें। तो आई एम वेटिंग फॉर योर comments. Thank you so much for watching. Take care. Allah Hafiz.